प्यारे बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल यूनिक एकेडमिक इंस्टीट्यूट में। मैं राहुल चौधरी हमेशा की तरह एक बार फिर से आपके साथ हूं और आज मैं आपके लिए हिंदी या इंग्लिश नहीं बल्कि पॉलिटिकल साइंस का जो क्वेश्चन बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने अभी परीक्षा लिया है, उस परीक्षा का जो प्रश्न है उसका ऑब्जेक्टिव आंसर सेट लेकर के आपके बीच हूं और आज मैं आपसे इसके 100 ऑब्जेक्टिव के सही उत्तर साझा करने वाला हूं, जो विषय विशेषज्ञों के द्वारा तैयार किया गया है। इसलिए थोड़ा सा विलंब से आया है, तो इसमें आपको पूरे 100 के 100 ऑब्जेक्टिव के सही उत्तर बताए जाएंगे। चलिए हम शुरू करते हैं बिना विलंब किए अपना वीडियो। चूंकि 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो थोड़ा सा समय लग सकता है। और मैं आपको पहले यह बता दूं कि ये जो क्वेश्चन सेट मेरे हाथ में है, ये क्वेश्चन सेट का संख्या है F, यानी F ग्रुप का यह क्वेश्चन है। तो अगर आपका F ग्रुप है तब तो आप आसानी से सीधे मिलान कर सकते हैं, लेकिन अगर आपका F ग्रुप नहीं है तो भी आप क्वेश्चन को सुन करके, ऑप्शन को सुन करके अपने प्रश्न में उसका उत्तर ढूंढ सकते हैं और पता लगा सकते हैं कि आपको कितने अंक मिलने जा रहे हैं। चलिए हम शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, विकेंद्रीकरण किस शासन की व्यवस्था है? आपके ऑप्शन है ए एकात्मक शासन, बी संघात्मक शासन, सी सैनिक शासन और डी राजतंत्र। तो पहले प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी यानी संघात्मक शासन। ठीक है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। दूसरा प्रश्न, भारतीय संविधान की किस सूची पर केंद्र और राज्य दोनों विधायिकाएं कानून बना सकती है? भारतीय संविधान की किस सूची पर केंद्र और राज्य दोनों विधायिकाएं कानून बना सकती है? ऑप्शन ए संघ सूची, ऑप्शन बी राज्य सूची, ऑप्शन सी समवर्ती सूची और ऑप्शन डी अवशिष्ट शक्तियां। तो दूसरे प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी समवर्ती सूची। तीसरा प्रश्न है, दक्षेस का पहला सम्मेलन किस देश में हुआ? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी बांग्लादेश, ऑप्शन सी पाकिस्तान और ऑप्शन डी श्रीलंका। तो तीसरे प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन बी यानी बांग्लादेश। अब हम चौथे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न हमारा है, नगर निगम स्थापित होने के लिए कम से कम कितनी जनसंख्या आवश्यक है? नगर निगम स्थापित होने के लिए कम से कम कितनी जनसंख्या आवश्यक है? और आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 3 लाख से अधिक, ऑप्शन बी 4 लाख से अधिक, ऑप्शन सी 5 लाख से अधिक और ऑप्शन डी 7 लाख से अधिक। तो चौथे प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी कि 5 लाख से अधिक जनसंख्या आवश्यक है। अब हम पांचवें प्रश्न की तरफ आते हैं। पांचवा प्रश्न हमारा है, भारतीय नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986 के अनुसार जो व्यक्ति पंजीकरण भारतीय नागरिकता प्राप्त करना चाहते हैं उन्हें भारत में कम से कम कितने वर्ष तक रहना होगा? कितने वर्ष तक उसको भारत में रहना होगा, निवास करना होगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी यानी 7 वर्ष तक उसको भारत में रहना होगा। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। अब छठे प्रश्न की तरफ आते हैं। हमारी नियोजन व्यवस्था किस विचारधारा पर आश्रित है? हमारी नियोजन व्यवस्था किस विचारधारा पर आश्रित है? ऑप्शन ए उदारवाद, बी साम्यवाद, सी लोकतांत्रिक समाजवाद और डी गांधीवाद। तो छठे प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी लोकतांत्रिक समाजवाद। सातवें प्रश्न की तरफ हम आते हैं। सातवां प्रश्न हमारा है, किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ कार्यक्रम का विशेष स्थान दिया गया? किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ कार्यक्रम का विशेष स्थान दिया गया? तो जो इसके करेक्ट आंसर है वो आपको मैं बता दूं कि ऑप्शन ए है पहली पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन बी तीसरी पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन सी 5वीं पंचवर्षीय योजना और ऑप्शन डी 6ठी पंचवर्षीय योजना। तो सातवें प्रश्न का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी यानी कि 5वीं पंचवर्षीय योजना। आठवां प्रश्न, किस संविधान संशोधन के द्वारा नगर निकायों को संवैधानिक दर्जा दिया गया? किस संविधान संशोधन के द्वारा नगर निकायों को संवैधानिक दर्जा दिया गया? ऑप्शन ए 72वीं, ऑप्शन बी 73वीं, ऑप्शन सी 74वीं और ऑप्शन डी 75वां। तो आठवें प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी यानी 74वां। नौवां प्रश्न है, अनुसूचित जाति संघ की स्थापना किसने की? अनुसूचित जाति संघ की स्थापना किसने की? ऑप्शन ए है मायावती, ऑप्शन बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन सी पंडित नेहरू और ऑप्शन डी कांसीराम। तो नौवें प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी बी आर अम्बेडकर। 10वां प्रश्न की तरफ हम 10वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 10वां प्रश्न जो हमारा है वो कहता है कि भारत के वर्तमान राष्ट्रपति का क्या नाम है? तो मुझे नहीं लगता कि इस प्रश्न का उत्तर आपको अलग से बताने की जरूरत है, इसका ऑप्शन भी बताने की जरूरत नहीं है। ऑप्शन ए रामनाथ कोविंद इसका सही आंसर है। और 11वें प्रश्न की तरफ आते हैं, किस विचारक ने युद्ध को क्रूर अनिवार्यता कहा?
11वां प्रश्न है कि किस विचारक ने युद्ध को क्रूर अनिवार्यता कहा? ऑप्शन ए है मैकियावली, ऑप्शन बी हीगल, ऑप्शन सी मुसोलिन और ऑप्शन डी ग्रीन। तो 11वें प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी, यानी ग्रीन ने ऐसा कहा है। अब हम 12वें प्रश्न की तरफ आते हैं। 12वां प्रश्न है किसने कहा कि शांति कायरों का सपना है? किसके द्वारा यह कथन दिया गया है कि शांति कायरों का सपना है? ऑप्शन ए हिटलर, ऑप्शन बी मुसोलिन, ऑप्शन सी लेनिन और ऑप्शन डी माओ। तो 12वें प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी, यानी ये मुसोलिन ने कहा है कि शांति कायरों का सपना है। 13वें प्रश्न की तरफ हम आते हैं। 13वां प्रश्न हमारा है अंतर्राष्ट्रीय शांति तथा सुरक्षा बनाए रखने हेतु 1920 में किस संगठन की स्थापना हुई? अंतर्राष्ट्रीय शांति तथा सुरक्षा बनाए रखने हेतु 1920 में किस संगठन की स्थापना हुई? और 13वें प्रश्न का जो सही उत्तर है, ऑप्शन है आपके पास, ऑप्शन ए संयुक्त राष्ट्र संघ, ऑप्शन बी राष्ट्र संघ, ऑप्शन सी अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन और ऑप्शन डी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। तो 13वें प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है राष्ट्र संघ, यानी 13वें प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, यानी राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी 1920 में शांति, विश्व शांति बनाए रखने के लिए। 14वें प्रश्न की तरफ हम आते हैं। 14वां प्रश्न हमारा है अंतर्राष्ट्रीय अणु ऊर्जा अभिकरण की स्थापना कब हुई? अंतर्राष्ट्रीय अणु ऊर्जा अभिकरण की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए 1956, ऑप्शन बी 1957, ऑप्शन सी 1958 और ऑप्शन डी 1959। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी, यानी 1957। 15वें प्रश्न की तरफ आते हैं। 15वां प्रश्न है भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? बहुत ही आसान सा प्रश्न है। भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? और इसके ऑप्शन आपको दिए गए हैं 1949, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी 1950, ऑप्शन सी 1951 और ऑप्शन डी 1952। तो 1952 में प्रथम आम चुनाव हुआ था, यानी ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। 16वें प्रश्न की तरफ हम आते हैं। 16वां प्रश्न हमारा कहता है कि भारत में नई आर्थिक नीति की शुरुआत कब हुई? भारत में नई आर्थिक नीति की शुरुआत कब हुई? आपके ऑप्शन थे, ऑप्शन ए 1989, ऑप्शन बी 1991, ऑप्शन सी 1992 और ऑप्शन डी 1993। तो 16वें प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी, यानी सन 1991 में नई आर्थिक नीति की शुरुआत हुई थी। अब हम 17वें प्रश्न की तरफ आते हैं। 17वां प्रश्न हमारा कहता है संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? और आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 1945, ऑप्शन बी 1950, ऑप्शन सी 1953 और ऑप्शन डी 1956। तो जो इसका सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन ए, यानी 1945। अब हम 18वें प्रश्न की तरफ आते हैं। 18वां प्रश्न हमारा है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहां अवस्थित है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहां अवस्थित है? और आपके ऑप्शन है ए जनेवा, बी बर्लिन, ऑप्शन सी न्यूयॉर्क और ऑप्शन डी हेग। तो जो 18वें प्रश्न का सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी, यानी कि हेग में स्थित है। 19वें प्रश्न की तरफ हम आते हैं। 19वां प्रश्न हमारा है कि गुटनिरपेक्ष देशों का प्रथम शिखर सम्मेलन कहां आयोजित किया गया? गुटनिरपेक्ष देशों का प्रथम शिखर सम्मेलन कहां आयोजित किया गया? और आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए नई दिल्ली, ऑप्शन बी काहिरा, ऑप्शन सी हवाना, ऑप्शन डी बेलग्रेड। तो 19वें प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी, यानी बेलग्रेड। 20वें प्रश्न की तरफ आते हैं। 20वां प्रश्न कहता है किस वर्ष में पश्चिमी राष्ट्रों ने नाटो की स्थापना की? किस वर्ष में पश्चिमी राष्ट्रों ने नाटो की स्थापना की? और आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 1947, ऑप्शन बी 1948, ऑप्शन सी 1949 और ऑप्शन डी 1950। तो 20वें प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी, यानी सन 1949 में। 21वें प्रश्न की तरफ आते हैं। 21वां प्रश्न कहता है कि क्षेत्रीय दलों के शक्तिशाली होने से भारत में संघवाद का कौन सा प्रतिमान उभर रहा है? क्षेत्रीय दलों के शक्तिशाली होने से भारत में संघवाद का कौन सा प्रतिमान उभर रहा है? और आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए एकात्मक संघवाद, ऑप्शन बी सौदेबाजी वाला संघवाद, ऑप्शन सी सहकारी संघवाद, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जो 21वें प्रश्न का सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी, यानी सहकारी संघवाद उभर रहा है। चलिए हम 22वें प्रश्न की तरफ आते हैं। 22वां प्रश्न हमारा क्या है देखते हैं। तो 22वां प्रश्न हमारा कहता है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के किस विषय पर विधान बनाने की शक्ति देता है? संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के किसी विषय पर विधान बनाने की शक्ति प्रदान करता है, शक्ति देता है? और आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए अनुच्छेद 115, ऑप्शन बी अनुच्छेद 183, ऑप्शन सी अनुच्छेद 221 और ऑप्शन डी अनुच्छेद 249। तो 22वें प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी, यानी अनुच्छेद 249 जो है वह
किसी विषय पर विधान बनाने की शक्ति प्रदान करता है संसद को? अनुच्छेद 249 इसका सही उत्तर है। अब 23वें प्रश्न की तरफ आते हैं। 23वां प्रश्न हमारा कहता है कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव निम्नलिखित में से किसने दिया? लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव निम्नलिखित में से किसने दिया? ऑप्शन ए राज मन्नार समिति, ऑप्शन बी बलवंत राय मेहता समिति, ऑप्शन सी अशोक मेहता समिति और ऑप्शन डी चंदा समिति। तो जो 23वां प्रश्न का सही उत्तर है वह है ऑप्शन बी बलवंत राय मेहता समिति इसका सही उत्तर होगा। यानी लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव बलवंत राय मेहता समिति ने दिया। और अगला प्रश्न आपका 24वां प्रश्न आपका है, बलवंत राय मेहता समिति ने निम्नलिखित में से किस अंग को अधिक शक्तिशाली बनाने का सुझाव दिया? बलवंत राय मेहता समिति ने निम्नलिखित में से किस अंग को अधिक शक्तिशाली बनाने का सुझाव दिया? और ऑप्शन ए ग्राम पंचायत, ऑप्शन बी पंचायत, ऑप्शन सी पंचायत समिति और ऑप्शन डी जिला परिषद। तो 24वें प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी, यानी कि पंचायत को शक्तिशाली बनाने का सुझाव दिया। और 25वें प्रश्न की तरफ आते हैं। 25वां प्रश्न हमारा कहता है 73वें संविधान संशोधन द्वारा 11वीं अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं को कितने कार्य सौंपे गए? 73वें संविधान संशोधन द्वारा 11वीं अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं को कितने कार्य सौंपे गए? ऑप्शन ए 97 यानी 97, ऑप्शन बी 66, ऑप्शन सी 47 और ऑप्शन डी 29। तो जो 25वें प्रश्न का सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी यानी 29। अब हम आते हैं 26वें प्रश्न की तरफ। 26वां प्रश्न हमारा कहता है कि 73वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? प्रश्न है 73वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? ऑप्शन ए 9वीं अनुसूची, ऑप्शन बी 10वीं अनुसूची, ऑप्शन सी 11वीं अनुसूची, ऑप्शन बी 12वीं अनुसूची। तो 26वें प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन सी यानी 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। 27वें प्रश्न की तरफ हम आते हैं। 27वां प्रश्न कहता है यदि राज्यसभा किसी संविधान संशोधन विधेयक पर लोकसभा में से असहमत हो तो क्या विकल्प है? यदि राज्यसभा किसी संविधान संशोधन विधेयक पर लोकसभा से असहमत हो तो क्या विकल्प है? यह आपका 27वां प्रश्न है। ऑप्शन ए संशोधन विधेयक पारित नहीं माना जाएगा, ऑप्शन बी संयुक्त बैठक द्वारा निर्णय होगा, ऑप्शन सी 2/3 बहुमत से लोकसभा द्वारा पारित और ऑप्शन डी लोकसभा को राज्यसभा के प्रस्तावों को अस्वीकार करने का अधिकार है। तो 27वें प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन बी संयुक्त बैठक द्वारा निर्णय होगा, यानी ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है 27वें प्रश्न का। अब हम 28वें प्रश्न की तरफ आते हैं। 28वां प्रश्न हमारा कहता है संयुक्त राज्य अमेरिका में कुल कितने राज्य हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका में कुल कितने राज्य हैं? यह 28वां प्रश्न है आपका। और ऑप्शन है ऑप्शन ए 49, ऑप्शन बी 50, ऑप्शन सी 51 और ऑप्शन डी 52। तो जो इसका सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी यानी 50। अब हम आते हैं 29वें प्रश्न की ओर। 29वां प्रश्न हमारा कहता है कि जर्मनी का एकीकरण कब हुआ? और आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए 1988, ऑप्शन बी 1989, ऑप्शन सी 1990 और ऑप्शन डी 1991। तो 29वें प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी यानी 1990 इसका सही उत्तर होगा 29वें प्रश्न का। अब हम 30वें प्रश्न की तरफ आते हैं। 30वां प्रश्न हमारा कहता है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत वित्तीय आपातकाल लगाया जाता है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत वित्तीय आपातकाल लगाया जाता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 352, ऑप्शन बी अनुच्छेद 356, ऑप्शन सी अनुच्छेद 360 और ऑप्शन डी अनुच्छेद 364। तो 30वें प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन सी यानी अनुच्छेद 360 इसका सही उत्तर है। 31वें प्रश्न की तरफ हम आते हैं। भारतीय योजना आयोग कब समाप्त कर दिया गया? भारतीय योजना आयोग कब समाप्त कर दिया गया? और आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए 1977, ऑप्शन बी 1980, ऑप्शन सी 2007 और ऑप्शन डी 2014। तो 21वें प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी यानी 2014 में भारतीय योजना आयोग को समाप्त कर दिया गया। तो 21वें प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी। अब हम 32वें प्रश्न की तरफ आते हैं। 32वां प्रश्न हमारा कहता है कि मैकमोहन रेखा कहां है? मैकमोहन रेखा कहां है? यह आपका 32वां प्रश्न है और ऑप्शन है ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर, ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश और ऑप्शन डी असम में। तो 32वें प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी यानी असम में मैकमोहन रेखा है। अब हम 33वें प्रश्न की तरफ आते हैं। 33वां प्रश्न हमारा कहता है कि देश में आंतरिक गड़बड़ी के कारण संकटकालीन स्थिति की घोषणा कब हुई?
देश में आंतरिक गड़बड़ी के कारण संकटकालीन स्थिति की घोषणा कब हुई? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए 1971 में, ऑप्शन बी 1976 में, ऑप्शन सी 1975 में और ऑप्शन डी 1977 में। तो जो इसका सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी यानी 1975 में। अब हम आते हैं 34वें प्रश्न की तरफ। 34वां प्रश्न हमारा कहता है संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग है? 34वां प्रश्न हमारा कहता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग हैं? और जो ऑप्शन है आपके पास ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4 और ऑप्शन डी 6। तो 34वें प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी यानी संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 अंग है। अब हम आते हैं 35वें प्रश्न की तरफ। 35वां प्रश्न हमारा कहता है संयुक्त राष्ट्र संघ के तत्वावधान में निःशस्त्रीकरण आयोग कब बना? संयुक्त राष्ट्र संघ के तत्वावधान में निःशस्त्रीकरण आयोग कब बना? और आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए 1945 में, ऑप्शन बी 1952 में, ऑप्शन सी 1959 में और ऑप्शन डी 1966 में। तो 35वें प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी यानी सन 1952 में बना। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। तो चलिए अब 36वें प्रश्न की तरफ आते हैं। 36वां प्रश्न हमारा कहता है कि अखिल भारतीय किसान कांग्रेस की स्थापना किसने की? अखिल भारतीय किसान कांग्रेस की स्थापना किसने की? 36वां प्रश्न हमारा है और आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए सरदार जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी सरदार पटेल और ऑप्शन डी चौधरी चरण सिंह। तो 36वें प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी अगर सही उत्तर है तो, अन्यथा यह हो सकता है कि इसका सही उत्तर इसमें नहीं दिया गया है, यानी यह ऑप्शन जो है ये संदेहास्पद है। तो आप ऑप्शन डी लगा करके बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अकॉर्डिंग आ सकते हैं, लेकिन इसमें एक्यूरेट आंसर ऑप्शन नहीं है। अब हम 37वें प्रश्न की तरफ आते हैं। 37वां प्रश्न हमारा है कि विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? 37वां प्रश्न है कि विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए 1 दिसंबर, ऑप्शन बी 10 दिसंबर, ऑप्शन सी 24 दिसंबर और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो 37वें प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए यानी विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। अब हम आते हैं 38वें प्रश्न की तरफ। 38वां प्रश्न है सर्वप्रथम किस राज्य में महिलाओं को पंचायतों में 50% आरक्षण दिया गया है? यानी वह कौन सा राज्य है जिसने महिलाओं को सबसे पहले 50% आरक्षण दिया पंचायतों में? तो आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी बिहार और ऑप्शन डी तमिलनाडु। तो 38वें प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी कि बिहार ने सबसे पहले महिलाओं को पंचायतों में 50% आरक्षण दिया। तो 38वें प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। 39वें प्रश्न की तरफ हम आते हैं। 39वां प्रश्न हमारा क्या है देखते हैं। 39वां प्रश्न कहता है कि ब्रेजनेव किस देश के राष्ट्रपति थे? ब्रेजनेव किस देश के राष्ट्रपति थे? यह हमारा प्रश्न है और ऑप्शन है ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी इंग्लैंड, ऑप्शन सी सोवियत संघ और ऑप्शन डी चीन। तो 39वें प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी यानी सोवियत संघ के राष्ट्रपति थे। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। अब हम 40वें प्रश्न की तरफ आते हैं। 40वां प्रश्न जो हमारा है वो कहता है कि प्रथम गुट निरपेक्ष सम्मेलन के अध्यक्ष कौन थे? प्रथम गुट निरपेक्ष सम्मेलन के अध्यक्ष कौन थे? और आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी सुकर्णो, ऑप्शन सी अब्दुल नासिर और ऑप्शन डी मार्शल टीटो। तो 40वें प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी यानी मार्शल टीटो जो है वो गुट निरपेक्ष सम्मेलन के अध्यक्ष थे। प्रथम गुट निरपेक्ष सम्मेलन के अध्यक्ष थे मार्शल टीटो। 41वें प्रश्न की तरफ आते हैं। 41वां प्रश्न हमारा कहता है शीत युद्ध के दौरान जर्मनी का एकीकरण किस वर्ष हुआ? शीत युद्ध के दौरान जर्मनी का एकीकरण किस वर्ष हुआ? और आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए दिसंबर 1989, ऑप्शन बी दिसंबर 1990, ऑप्शन सी अक्टूबर 1990 और ऑप्शन डी जनवरी 1991। तो 41वें प्रश्न का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी यानी कि अक्टूबर 1990 में हुआ, यानी ऑप्शन डी 41वें प्रश्न का सही उत्तर है। अब हम 42वें प्रश्न की तरफ आते हैं। 42वां प्रश्न हमारा कहता है संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव कौन थे? संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव कौन थे? और आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए ट्रिगेब लाई, ऑप्शन बी यू थॉन्ट और ऑप्शन सी बीबी घाली, ऑप्शन डी सोफी अन्नान। तो 42वें प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए यानी ट्रिगेब लाई जो है वो संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव थे। 43वां प्रश्न आपका है कि
ताशकंद समझौता कब हुआ था? ताशकंद समझौता कब हुआ था? और आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 1964, ऑप्शन बी 1965, ऑप्शन सी 1966 और ऑप्शन डी 1967। तो 43वें प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी, यानी 1966 में ताशकंद समझौता हुआ था। और आपको याद होगा कि इस समझौता में देश ने एक प्रधानमंत्री को खो दिया था जिनका नाम था लाल बहादुर शास्त्री। हम 44वें प्रश्न की तरफ आते हैं। 44वां प्रश्न हमारा कहता है कि सर्वोच्च न्यायालय में किस महत्वपूर्ण निर्णय में कहा कि कोई भी संवैधानिक संशोधन द्वारा हमारे मौलिक अधिकारों में कोई कटौती नहीं की जा सकती है? सर्वोच्च न्यायालय के किस महत्वपूर्ण निर्णय में कहा गया है, कहा कि कोई भी संवैधानिक संशोधन द्वारा हमारे मौलिक अधिकारों में कोई कटौती नहीं की जा सकती? और ये ऑप्शन है आपके, ऑप्शन ए बेला बनर्जी केस जो 1955, गोलकनाथ केस 1967, ऑप्शन सी केशवानंद भारती केस 1973 और ऑप्शन डी मंडल केस 1992। तो 44वें प्रश्न का जो सही उत्तर है वह ऑप्शन बी, यानी गोलकनाथ केस 1967। अब हम आते हैं 45वें प्रश्न की ओर। 45वां प्रश्न हमारा कहता है संविधान के किस संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया? यानी संविधान के किस संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया? यह 45वां प्रश्न हमारा है। और ऑप्शन है आपके, ऑप्शन ए 1951 का पहला संविधान संशोधन, ऑप्शन बी 1971 का 24वां संविधान संशोधन, ऑप्शन सी 1976 का 42वां संविधान संशोधन और ऑप्शन डी 1978 का 44वां संविधान संशोधन। तो 45वें प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी, यानी 1976 का 42वां संविधान संशोधन। और यानी 42वें संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक अधिकारों को, मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। अब हम 46वें प्रश्न की तरफ आते हैं। 46वां प्रश्न हमारा कहता है देश की रक्षा करने का कर्तव्य किस कोटि में आता है? देश की रक्षा करने का कर्तव्य किस कोटि में आता है? और आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए मौलिक अधिकार, ऑप्शन बी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, ऑप्शन सी मौलिक कर्तव्य, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो 46वें प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन सी, यानी मौलिक कर्तव्य। अब हम आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 47वां प्रश्न हमारा क्या है देखते हैं। तो 47वां प्रश्न हमारा कहता है कि चुनाव अंक निकालकर मतों की गणना किस प्रणाली के अंतर्गत की जाती है? चुनाव अंक निकालकर मतों की गणना किस प्रणाली के अंतर्गत की जाती है? ऑप्शन ए साधारण बहुमत प्रतिनिधि प्रणाली, ऑप्शन बी स्पष्ट बहुमत प्रतिनिधि प्रणाली, ऑप्शन सी संचयी मत प्रणाली और ऑप्शन डी अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। तो 47वें प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी, यानी आधुनिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। अब हम 48वें प्रश्न की तरफ आते हैं। 48वां प्रश्न हमारा कहता है कि कैबिनेट के मेहराव की आधारशिला किसे कहा गया है? कैबिनेट के मेहराव की आधारशिला किसे कहा गया है? यह 48वां प्रश्न है हमारा। ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी राष्ट्रपति व प्रधानमंत्री, ऑप्शन डी राज्यपाल। तो 48वें प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी, यानी प्रधानमंत्री को कहा गया है। 49वें प्रश्न की तरफ आते हैं। 49वां प्रश्न कहता है कि राज्यों के शासन में किसे केंद्र का अभिकर्ता कहा जाता है? राज्यों के शासन में किसे केंद्र का अभिकर्ता कहा जाता है? और आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी राष्ट्रपति व प्रधानमंत्री, ऑप्शन डी राज्यपाल। तो 49वें प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी राज्यपाल। अब हम आते हैं 50वें प्रश्न की ओर। आधा सफर हम लोगों ने तय कर लिया है। 50वां प्रश्न हमारा है राज्यसभा की सदस्यता के लिए कानूनी कितनी न्यूनतम आयु निर्धारित है? राज्यसभा की सदस्यता के लिए कितनी न्यूनतम आयु निर्धारित है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए आयु 25 वर्ष से कम न हो, ऑप्शन बी आयु 30 वर्ष से कम न हो, ऑप्शन सी आयु 21 वर्ष से कम न हो और ऑप्शन डी आयु 35 वर्ष से कम न हो। तो 50वें प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी, यानी कि आयु 30 वर्ष से कम न हो, तभी आप राज्यसभा के सदस्य हो सकते हैं। हालांकि कुछ और भी शर्तें हैं, लेकिन यहां सिर्फ उम्र की बात की गई है। अब हम 51वां प्रश्न पढ़ने जा रहे हैं। 51वां प्रश्न है किसने कहा कि राजनीति मूल्यों का प्राधिकृत विनिधान है जो किसी समाज में बाध्यकारी है? किसने कहा कि राजनीति मूल्यों का प्राधिकृत विनिधान है जो किसी समाज में बाध्यकारी है? और आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए लास्की, ऑप्शन बी डेविड स्टर्न, ऑप्शन सी जी एड आमंड, ऑप्शन सी आर जी गेटेल। और इसका जो सही उत्तर है वो आपको होगा 51वें प्रश्न का ऑप्शन बी, यानी डेविड स्टर्न ने ऐसा कहा है। तो 51वें प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी,
52वें प्रश्न की तरफ आते हैं। प्राचीन युग में राज्य का क्या रूप था? प्राचीन युग में राज्य का क्या रूप था? ऑप्शन ए नगर राज्य, ऑप्शन बी साम्राज्य, ऑप्शन सी राष्ट्र राज्य, ऑप्शन डी पार राष्ट्र राज्य। तो 52वें प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए यानी नगर राज्य। अब हम 53वें प्रश्न की तरफ आते हैं। किसे सत्ता का सिद्धांत शास्त्री माना जाता है? किसे सत्ता का सिद्धांत शास्त्री माना जाता है? और ये 53वां प्रश्न हमारा है कि किसे सत्ता का सिद्धांत शास्त्री माना जाता है? और आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए प्लेटो, ऑप्शन बी अरस्तु, ऑप्शन सी हॉब्स, ऑप्शन डी हीगल। तो 53वें प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी यानी अरस्तु को सिद्धांत शास्त्री माना जाता है। सत्ता का सिद्धांत शास्त्री अरस्तु को माना जाता है। अब 54वें प्रश्न की तरफ आते हैं। पॉलिटिक्स नामक पुस्तक का लेखक कौन है? यानी पॉलिटिक्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए प्लेटो, ऑप्शन बी अरस्तु, ऑप्शन बी लास्बेल, ऑप्शन डी लास्की। तो जो 54वां प्रश्न है उसका सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी कि अरस्तु को पॉलिटिक्स नामक पुस्तक का लेखक माना जाता है। यानी अरस्तु जो है वो राजनीति शास्त्र के लेखक हैं, पॉलिटिक्स के लेखक हैं। अब 55वें प्रश्न की तरफ आते हैं। किसने कहा कि मुझे स्वतंत्रता दो या मुझे मार दो? जो 55वां प्रश्न है वो कहता है किसने कहा कि मुझे स्वतंत्रता दो या मुझे मार दो? तो 55वें प्रश्न का जो ऑप्शन है आपके पास ऑप्शन ए सुकरात, ऑप्शन बी रूसो, ऑप्शन सी थॉमस जेफरसन, ऑप्शन डी एच जे लॉस्की। तो मैं आपको बता दूं कि इसमें से चारों में से कोई भी ऑप्शन जो है वो सही नहीं है, यानी ये बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की भूल है। तो और इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा हेनरी ने कहा था। ये हेनरी का कथन है, ठीक है, ये जो कथन है वो हेनरी का कथन है, इसलिए इसमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं माना जाएगा। अब 56वें प्रश्न की तरफ हम आते हैं। 56वां प्रश्न जो हमारा है वो कहता है किसने कहा कि मनुष्य जन्म से स्वतंत्र है किंतु हर जगह बेड़ियों में जकड़ा हुआ है? किसने कहा कि मनुष्य जन्म से स्वतंत्र है किंतु हर जगह बेड़ियों में जकड़ा हुआ है? और ऑप्शन ए हॉब्स, ऑप्शन बी लॉक, ऑप्शन सी रूसो, ऑप्शन डी बर्लिन। तो 56वें प्रश्न का जो सही उत्तर है वह ऑप्शन सी यानी कि रूसो। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी रूसो ने ऐसा कहा है। अब आते हैं 57वें प्रश्न की तरफ। 57वां प्रश्न करता है निम्नलिखित में से कौन मार्क्सवादी विचारधारा से संबंधित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन मार्क्सवादी विचारधारा से संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए पूंजीवादी समाज, ऑप्शन बी समाजवादी समाज, ऑप्शन सी वर्ग विहीन समाज और ऑप्शन डी वर्ग विहीन एवं राज्य विहीन समाज। तो 57वें प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए यानी पूंजीवादी समाज जो है वह मार्क्सवादी विचारधारा से संबंधित नहीं है। अब हम 58वें प्रश्न की तरफ आते हैं। 58वां प्रश्न हमारा क्या कहता है देखते हैं। कहता है ए ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स, ए ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? और आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए जे एल मिल, ऑप्शन बी आर एस टोनी, ऑप्शन सी एल डी हाउस, ऑप्शन डी एच जे लॉस्की। तो 58वें प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी यानी एच जे लॉस्की जो है वो ए ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स के लेखक हैं, ए ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स के लेखक हैं। अब 59वें प्रश्न की तरफ आते हैं। 59वां प्रश्न हमारा कहता है भौतिक समानता का अर्थ है? ऑप्शन ए धार्मिक समानता, ऑप्शन बी सामाजिक समानता, ऑप्शन सी विवरणात्मक समानता और ऑप्शन डी वैधानिक समानता। तो भौतिक समानता का अर्थ है सामाजिक समानता, यानी इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। 60वें प्रश्न की तरफ आते हैं। किस सिद्धांत के अनुसार वर्ग विहीन समाज में ही न्याय उपलब्ध हो सकता है? किस सिद्धांत के अनुसार वर्ग विहीन समाज में ही न्याय उपलब्ध हो सकता है? ऑप्शन ए मार्क्सवादी, ऑप्शन ए विधि शास्त्रवादी, ऑप्शन बी मार्क्सवादी, ऑप्शन सी उदारवादी और ऑप्शन डी लोकतांत्रिक समाजवादी। तो 60वें प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी यानी मार्क्सवादी। 61वें प्रश्न की तरफ आते हैं। 61वां प्रश्न हमारा कहता है राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल क्या है? राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल क्या है? ऑप्शन ए 6 वर्ष, ऑप्शन बी 9 वर्ष, ऑप्शन सी 5 वर्ष और ऑप्शन डी 2 वर्ष। तो जो इसका सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए यानी 6 वर्ष।
अब हम आते हैं 62वें प्रश्न की तरफ। 62वां प्रश्न हमारा कहता है कि दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करते हैं? दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करते हैं? और आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी उपराष्ट्रपति, ऑप्शन सी लोकसभा के अध्यक्ष और ऑप्शन डी प्रधानमंत्री। तो 62वें प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी, यानी लोकसभा के अध्यक्ष दोनों सदनों की सदस्यता, जो दोनों सदनों की संयुक्त बैठक होता है उसकी अध्यक्षता करते हैं। 63वां प्रश्न, नई अखिल भारतीय सेवाएं स्थापित करने की दृष्टि से विशेष महत्व किसका है? नई अखिल भारतीय सेवाएं स्थापित करने की दृष्टि से विशेष महत्व किसका है? ऑप्शन ए राज्यसभा के प्रस्ताव का, ऑप्शन बी संसद के प्रस्ताव का, ऑप्शन सी लोकसभा के प्रस्ताव का और ऑप्शन डी विधानसभाओं के प्रस्ताव का। तो 63वें प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी, यानी संसद के प्रस्ताव का। अब हम 64वें प्रश्न की तरफ आते हैं। 64वां प्रश्न कहता है कि प्राक्कलन समिति के सदस्य कौन होते हैं? प्राक्कलन समिति के सदस्य कौन होते हैं? ऑप्शन ए संसद के दोनों सदनों में चुने जाते हैं, ऑप्शन बी लोकसभा के सदस्यों में से जो चुने जाते हैं, ऑप्शन सी राज्यसभा के सदस्यों में से चुने जाते हैं और ऑप्शन डी राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। तो 64वें प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, यानी कि जो लोकसभा के सदस्यों में से चुने जाते हैं। 65वां प्रश्न है, विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? और ऑप्शन है, ऑप्शन ए 3 वर्ष, ऑप्शन बी 6 वर्ष, ऑप्शन सी 5 वर्ष और ऑप्शन डी 7 वर्ष। तो 65वें प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी, यानी 6 वर्ष। अब हम आते हैं 66वें प्रश्न की तरफ। 66वां प्रश्न हमारा क्या कहता है, आइए देखते हैं। तो 66वां प्रश्न हमारा कहता है कि विधान परिषद का सदस्य निर्वाचित होने के लिए कितनी उम्र आवश्यक है? विधान परिषद का सदस्य निर्वाचित होने के लिए कितनी उम्र आवश्यक है? ऑप्शन ए 18 वर्ष, ऑप्शन बी 25 वर्ष, ऑप्शन सी 21 वर्ष और ऑप्शन डी 30 वर्ष। तो 66वें प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन डी, यानी 30 वर्ष होनी चाहिए। 67वें प्रश्न की तरफ आते हैं। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की प्रेरणा कहां से ली गई है? भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की प्रेरणा कहां से ली गई है? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी स्विट्जरलैंड, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी पूर्व सोवियत संघ। तो 67वें प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी, यानी कि ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। अब हम 68वें प्रश्न की तरफ आते हैं। 68वां प्रश्न हमारा कहता है कि निम्न में कौन संघ सूची का एक विषय है? निम्न में कौन संघ सूची का एक विषय है? ऑप्शन ए पुलिस, ऑप्शन बी रक्षा, ऑप्शन सी न्याय, ऑप्शन डी फौजदारी विधि और प्रक्रिया। तो 68वें प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, यानी रक्षा जो है वह संघ सूची का एक सदस्य है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा 68वें प्रश्न का। 69वें प्रश्न में आते हैं। 69वां प्रश्न कहता है कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा समवर्ती सूची में कौन से विषय जोड़े गए? 42वें संविधान संशोधन द्वारा समवर्ती सूची में कौन से विषय जोड़े गए? ऑप्शन ए जनसंख्या नियंत्रण, ऑप्शन बी सार्वजनिक स्वास्थ्य, ऑप्शन सी जेल और ऑप्शन डी फौजदारी व्यवस्था। 69वें प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन ए, यानी जनसंख्या नियंत्रण को जोड़ा गया। अब हम आते हैं 70वें प्रश्न की तरफ। 70वां प्रश्न हमारा कहता है कि भारतीय संघ में अवशिष्ट शक्तियां किसके पास है? भारतीय संघ में अवशिष्ट शक्तियां किसके पास है? ऑप्शन ए राज्यों के पास, ऑप्शन बी केंद्र एवं राज्य दोनों के पास, ऑप्शन बी केंद्र के पास, ऑप्शन सी किसी के पास नहीं। तो 70वें प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी केंद्र के पास। 71वें प्रश्न की तरफ हम आते हैं। 71वां प्रश्न हमारा क्या कहता है, आइए देखते हैं। तो 71वां प्रश्न हमारा कहता है कि प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस तत्व पर बल देता है? प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस तत्व पर बल देता है? ऑप्शन ए विवेक, ऑप्शन बी आस्था या अंधविश्वास, ऑप्शन सी पुरानी परंपरा और ऑप्शन डी कानूनी दृष्टांत। तो 71वें प्रश्न का जो सही उत्तर है वह ऑप्शन डी, यानी कानूनी दृष्टांत पर बल देता है। अब हम आते हैं 72वें प्रश्न की तरफ। 72वां प्रश्न हमारा कहता है न्याय व्यवस्था को सुरक्षित रखने में किस तत्व की सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका है? न्याय व्यवस्था को सुरक्षित रखने में किस तत्व की सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका है? ऑप्शन ए दल प्रणाली, ऑप्शन बी स्वतंत्र प्रेस व मीडिया, ऑप्शन सी प्रभावी विधिक व न्यायिक व्यवस्था, ऑप्शन डी लिखित संविधान। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है, 72वें प्रश्न का वो है आपका ऑप्शन सी, यानी कि प्रभावी विधिक व न्यायिक व्यवस्था। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अब 73वें प्रश्न की तरफ हम आते हैं। 73वां प्रश्न हमारा कहता है निम्नलिखित में कौन सा अधिकार अंतःकरण की स्वतंत्रता पर बल देता है? निम्नलिखित में कौन सा अधिकार अंतःकरण की स्वतंत्रता पर बल देता है? और आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए सामाजिक अधिकार, ऑप्शन बी राजनीतिक अधिकार, ऑप्शन सी आर्थिक अधिकार और ऑप्शन डी नैतिक अधिकार। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन ए, यानी सामाजिक अधिकार। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है।
अब 74वें प्रश्न की तरफ हम आते हैं। 74वां प्रश्न हमारा क्या कहता है, आइए देखते हैं। तो 74वां प्रश्न हमारा कहता है कि किसने कहा कि कानून के बल के बिना अधिकार एक शब्द की तरह है जिसे मनुष्य की कोई सुरक्षा नहीं हो सकती। किसने कहा कि कानून के बल के बिना अधिकार एक शब्द की तरह है जिससे मनुष्य की कोई सुरक्षा नहीं हो सकती है। ऑप्शन ए टी.एच. ग्रीन, ऑप्शन बी थॉमस हॉब्स, ऑप्शन सी जॉन लॉक और ऑप्शन डी एडमंड बर्क। तो 74वें प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी, यानी थॉमस हॉब्स ने ऐसा कहा है। अब हम आते हैं 75वें प्रश्न की तरफ। 75वां प्रश्न हमारा कहता है 1948 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने कौन सी घोषणा अपनाई। 1948 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने कौन सी घोषणा अपनाई। ऑप्शन ए मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा, ऑप्शन बी मानव व नागरिक के अधिकारों की घोषणा, ऑप्शन सी सामाजिक व राजनीतिक अधिकारों का अंतर्राष्ट्रीय अनुबंध, ऑप्शन डी पर्यावरण की सुरक्षा की घोषणा। तो 75वें प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, यानी मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा। अब हम 76वें प्रश्न की तरफ आते हैं। 76वां प्रश्न हमारा कहता है अधिकारों की सामाजिक उपयोगिता का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया। अधिकारों की सामाजिक उपयोगिता का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया। ऑप्शन ए थॉमस हॉब्स, ऑप्शन बी जॉन लॉक, ऑप्शन सी थॉमस हिल ग्रीन, ऑप्शन डी एच.जे. लॉस्की। और 76वें प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन ए, यानी थॉमस हॉब्स इसका सही उत्तर होगा। अब हम आते हैं 77वें प्रश्न की तरफ। 77वां प्रश्न हमारा क्या है, तो 77वां प्रश्न हमारा कहता है कि अधिग्रहण युक्त व्यक्तिवाद की अवधारणा किसके चिंतन में निहित है। अधिग्रहण युक्त व्यक्तिवाद की अवधारणा किसके चिंतन में निहित है। ऑप्शन ए हॉब्स व ग्रीन, ऑप्शन बी लॉक व वर्क, ऑप्शन सी हॉब्स व लॉक, ऑप्शन डी लॉस्की व बार्बर। तो 77वें प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी हॉब्स व लॉक इसका सही उत्तर होगा। 78वें प्रश्न की तरफ आते हैं। नागरिक गणतंत्रवाद का सूत्र किसने प्रतिपादित किया। नागरिक गणतंत्रवाद का सूत्र किसने प्रतिपादित किया। ऑप्शन ए अरस्तु, ऑप्शन बी रूसो, ऑप्शन सी मार्शल, ऑप्शन डी गिडिंस। प्रश्न एक बार फिर से, ऑप्शन ए अरस्तु, ऑप्शन बी रूसो, ऑप्शन सी मार्शल और ऑप्शन डी गिडिंस। नागरिक गणतंत्रवाद का सूत्र किसने प्रतिपादित किया। तो 78वें प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, नागरिक गणतंत्रवाद का सूत्र अरस्तु ने प्रतिपादित किया। अब हम 79वें प्रश्न की तरफ आते हैं। 79वां प्रश्न हमारा कहता है नागरिक निष्क्रियवाद पदबंध प्रतिपादित किया। नागरिक निष्क्रियवाद पदबंध प्रतिपादित किया। ऑप्शन ए जुर्गेन हेबरमॉस ने, ऑप्शन बी एंथोनी गिडिंस ने, ऑप्शन सी ब्रियान एस टॉर्नर ने, ऑप्शन डी टी.एच. मार्शल ने। तो 79वें प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन सी ब्रियान एस टॉर्नर ने। अब हम 80वें प्रश्न की तरफ आते हैं। 80वां प्रश्न हमारा कहता है किसने कहा कि धर्म लोगों के लिए अफीम है। किसने कहा कि धर्म लोगों के लिए अफीम है। ऑप्शन ए मैकियावली, ऑप्शन बी हॉब्स, ऑप्शन सी मार्क्स और ऑप्शन डी प्रोधा। तो 80वें प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन सी मार्क्स ने कहा कि धर्म लोगों के लिए अफीम है। अब 81वें प्रश्न की तरफ हम आते हैं। 81वां प्रश्न हमारा कहता है कि भारत चीन युद्ध किस वर्ष हुआ। ऑप्शन ए 1971, ऑप्शन बी 1982, ऑप्शन सी 1972 और ऑप्शन डी 1962। तो निश्चित रूप से यह बहुत ही आसान प्रश्न है और आप सबको इसके आंसर पता है कि सन 1962 में भारत चीन युद्ध हुआ था। 82वां क्वेश्चन हमारे सामने है। भारतीय विदेश नीति का आधार क्या है। भारतीय विदेश नीति का आधार क्या है। ऑप्शन ए विश्व शांति, ऑप्शन बी शांति सह अस्तित्व, ऑप्शन सी पंचशील, ऑप्शन सी इनमें से सभी। तो 82वें प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी, यानी इनमें से सभी। भारतीय विदेश नीति का आधार विश्व शांति, शांति सह अस्तित्व और पंचशील है। तो ऑप्शन डी 82वें प्रश्न का सही उत्तर है। 83वां प्रश्न परंपरागत सुरक्षा नीति के कौन कौन से तत्व हैं। परंपरागत सुरक्षा नीति के कौन कौन से तत्व हैं। ऑप्शन ए शक्ति संतुलन, ऑप्शन बी गठबंधन की राजनीति, ऑप्शन सी सामूहिक सुरक्षा, ऑप्शन डी इनमें से सभी। कहते हैं परंपरागत सुरक्षा नीति के कौन कौन से तत्व हैं। ऑप्शन ए शक्ति संतुलन, ऑप्शन बी गठबंधन की राजनीति, ऑप्शन सी सामूहिक सुरक्षा और ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो 83वें प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन डी, यानी इनमें से सभी। अब हम आते हैं 84वें प्रश्न की तरफ। किसने कहा स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। और आपको यह प्रश्न सुनते ही इसका आंसर याद आ गया हो गया। ऑप्शन ए सरदार पटेल, ऑप्शन बी भगत सिंह, ऑप्शन सी तिलक और ऑप्शन डी चंद्रशेखर आजाद। तो 84वें प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन सी लोकमान्य तिलक, बाल गंगाधर तिलक। अब आते हैं
85वें प्रश्न की तरफ तिलक उसका सही आंसर था। और 85वां प्रश्न हमारा क्या कहता है, देखते हैं 85वें प्रश्न को। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा बंदी व्यक्तियों को संवैधानिक अधिकार दिए गए हैं? संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा बंदी व्यक्तियों को संवैधानिक अधिकार दिए गए हैं? ऑप्शन ए अनुच्छेद 22, ऑप्शन बी अनुच्छेद 23, ऑप्शन सी अनुच्छेद 33 और ऑप्शन डी अनुच्छेद 38। तो 85वें प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए अनुच्छेद 22 के द्वारा। 86वां प्रश्न, भारत के किस तरह की कार्यपालिका है? भारत में किस तरह की कार्यपालिका है? ऑप्शन ए नाम मात्र की कार्यपालिका, ऑप्शन बी वास्तविक कार्यपालिका, ऑप्शन सी बहुल कार्यपालिका और ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो 86वें प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी बहुल कार्यपालिका। 87वां प्रश्न है, भारतीय संसद के उच्च अथवा द्वितीय सदन का क्या नाम है? भारतीय संसद के उच्च अथवा द्वितीय सदन का क्या नाम है? ऑप्शन ए लोकसभा, ऑप्शन बी राज्यसभा, ऑप्शन सी विधान परिषद और ऑप्शन डी सर्वोच्च न्यायालय। तो 87वें प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी राज्यसभा। 88वां प्रश्न हमारा है, लोकसभा में बिहार के सांसदों की संख्या कितनी है? बहुत ही आसान प्रश्न है आपका ये। लोकसभा में बिहार राज्य के सांसदों की संख्या ऑप्शन ए 40, ऑप्शन बी 85, ऑप्शन सी 13 और ऑप्शन डी 25। तो जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए यानी 40। अब हम आते हैं 89वें प्रश्न की ओर। 89वां प्रश्न हमारा क्या कहता है, देखते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति 2 आंग्ल भारतीयों को लोकसभा में मनोनीत कर सकता है? संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति 2 आंग्ल भारतीयों को लोकसभा में मनोनीत कर सकता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 361, ऑप्शन बी अनुच्छेद 313, ऑप्शन सी अनुच्छेद 331, ऑप्शन डी अनुच्छेद 133। तो 89वें प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी यानी अनुच्छेद 331 के द्वारा। 90वां प्रश्न हमारा है, साधारण विधेयक को राज्यसभा कितने दिनों तक रोक सकती है? साधारण विधेयक को राज्यसभा कितने दिनों तक रोक सकती है? ऑप्शन ए 3 माह तक, ऑप्शन बी 8 माह तक, ऑप्शन सी 7 माह तक और ऑप्शन डी 6 माह तक। तो 90वां प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन डी यानी राज्यसभा उसको 6 माह तक रोक सकती है। 91वां प्रश्न हमारा है, विधान परिषद के अध्यक्ष को क्या कहा जाता है? विधान परिषद के अध्यक्ष को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए सभापति, ऑप्शन बी अध्यक्ष, ऑप्शन सी प्रधान और ऑप्शन डी मुखिया। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है 91वां प्रश्न का वो है ऑप्शन ए यानी सभापति कहा जाता है। 92वां प्रश्न हमारा है, राज्य विधान मंडल में विधान परिषद को जाना जाता है। राज्य विधान मंडल में विधान परिषद को जाना जाता है। ऑप्शन ए उच्च सदन, ऑप्शन बी निम्न सदन, ऑप्शन सी बड़ा सदन और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो 92वें प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए यानी उच्च सदन के रूप में उसको जाना जाता है। विधानमंडल में विधान परिषद को उच्च सदन के रूप में जाना जाता है। चलिए अब हम आखिरी चरण में हैं, तो जल्दी जल्दी मैं प्रयास करता हूं कि आपसे सभी क्वेश्चन साझा कर लूं और आपको सही उत्तर इसका बता दूं। चलिए हम देखते हैं 93वां प्रश्न हमारा कहता है, बिहार विधान परिषद में सदस्यों की कितनी संख्या होती है? बिहार विधान परिषद में सदस्यों की कितनी संख्या होती है? 93वां प्रश्न है हमारा और इसका ऑप्शन है आपके पास ऑप्शन ए 287, ऑप्शन बी 95, ऑप्शन सी 243 और ऑप्शन डी 75। तो 93वें प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी 243। 94वां प्रश्न हमारा है, विधानसभा की बैठक में गणपूर्ति के लिए कम से कम कितने सदस्यों की उपस्थिति आवश्यक है? विधानसभा की बैठक में गणपूर्ति के लिए कम से कम कितने सदस्यों की उपस्थिति आवश्यक है? ऑप्शन ए 1 से 10 सदस्यों की या 10 सदस्यों की, ऑप्शन बी 50 सदस्यों की, ऑप्शन सी 22 सदस्यों की और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो 94वें प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए 1 से 10 सदस्यों की या 10 सदस्यों की। अब हम आते हैं 95वां प्रश्न हमारा क्या कहता है, देखते हैं। तो 95वां प्रश्न हमारा कहता है, एक साल में विधानसभा के कितने अधिवेशन आवश्यक हैं? एक साल में विधानसभा के कितने अधिवेशन आवश्यक है? ऑप्शन ए 2 अधिवेशन, ऑप्शन बी 4 अधिवेशन, ऑप्शन सी 5 अधिवेशन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो 95वां प्रश्न का जो सही उत्तर है वह ऑप्शन ए कम से कम 2 अधिवेशन आवश्यक है। 96वां जो हमारा प्रश्न है, 96वां जो हमारा प्रश्न है, मौलिक अधिकारों का अभिरक्षक कौन है? मौलिक अधिकारों का अभिरक्षक कौन है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन डी महाधिवक्ता और ऑप्शन डी प्रधानमंत्री। प्रश्न एक बार फिर से, मौलिक अधिकारों का अभिरक्षक कौन है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन सी महाधिवक्ता और ऑप्शन डी प्रधानमंत्री। तो 96वें प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी यानी सर्वोच्च न्यायालय। 97वां प्रश्न हमारा क्या है, आइए देखते हैं। 97वां प्रश्न हमारा कहता है, भारतीय न्यायपालिका किस प्रक्रिया के अंतर्गत कार्य करती है? भारतीय न्यायपालिका किस प्रक्रिया के अंतर्गत कार्य करती है? ऑप्शन ए
कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ऑप्शन बी कानून की उचित प्रक्रिया, ऑप्शन सी न्यायपालिका द्वारा निर्मित प्रक्रिया और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो 97वें प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया। तो 97वें प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। 98वां हमारा प्रश्न है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है। तो ऑप्शन ए 65 वर्ष, ऑप्शन बी 60 वर्ष, ऑप्शन सी 62 वर्ष और ऑप्शन डी 67 वर्ष। तो 98वें प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी 62 वर्ष। 99वां प्रश्न हमारा कहता है भारतीय न्यायपालिका का शीर्ष न्यायालय कौन है। भारतीय न्यायपालिका का शीर्ष न्यायालय कौन है। ऑप्शन ए उच्च न्यायालय, ऑप्शन बी सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन सी जिला न्यायालय और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो 99वां जो प्रश्न है हमारा उसका सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी सर्वोच्च न्यायालय। और 100वां और आखिरी प्रश्न अब आपके सामने है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारत को राज्यों का संघ घोषित किया गया। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारत को राज्यों का संघ घोषित किया गया। ऑप्शन ए प्रथम अनुच्छेद, ऑप्शन बी 10वां अनुच्छेद, ऑप्शन सी 11वां अनुच्छेद, ऑप्शन सी डी 50वां अनुच्छेद और 100वें प्रश्न का जो सही उत्तर है वह ऑप्शन ए यानी प्रथम अनुच्छेद में घोषित किया गया। तो आशा करता हूं बच्चों कि आपने अभी 100 के 100 प्रश्नों के सही उत्तर जाने हैं और यह भविष्य में आपके लिए बहुत ही लाभकारी रहने वाला है। तो चलिए हम मिलेंगे फिर दूसरे विषय के यानी ज्योग्राफी के प्रश्नों के साथ और अन्य विषयों के प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए हम लेते हैं आपसे विदा। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर लें, यह आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहने वाला है। गुड बाय।